बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप के ऊपर, पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल महाज हैं उस पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। जो हमारी पाक अफवाज के जवान, वो चाहे बलूचिस्तान में हो या उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो KPK में हो वहाँ पे अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो जो इंटरनल दुश्मन है या एक्सटर्नल सपोर्टेड दुश्मन है उसको ज़बरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और जब तक ये हमारी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हमारे मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी भी ज़रूरत इस बात की है कि ये सिक्योरिटी स्टेबिलिटी पहले आए। और हम ये देखते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो ख़ास तौर पे अटैक हो रहा है, ये सब कुछ एक हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान है। और उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो चाहे इंटरनल हो वो चाहे एक्सटर्नल हो। अभी आपने हालिया देखा उसको, अगर उसने बॉल टू बॉल, आई टू आई आने की कोशिश की, उसको सख्त किस्म की रुसवाई हुई और शिकस्त हुई। उसको मुंह छुपाने के लिए वो कैटेगरिकली अब दुनिया में जाके फिर के कहते हैं कि जी हम अब पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सी करेंगे, पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट छोड़ेंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये इनफ इज़ इनफ। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे हमारी इस्टब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है कि ये जो मुट्ठी भर के ये जो 1500 के करीब ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जो ये हालात इस वक्त हैं ये कुछ दिन के बाद आपको नज़र नहीं आएंगी। उसके साथ साथ अगर देखें तो इस वक्त हम बैनुल-अक़वामी सतह पे जो एक बदमाश है, एक गुंडा है, एक हिंदुस्तान है और उसके साथ साथ उसका जो नरेंद्र मोदी का कज़न है नेतन्याहू, उन दोनों की जो इस वक्त गुंडागर्दी है, बदमाशी है, वो पूरी दुनिया में आप देखें, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में जो इस वक्त हो रहा है सब कुछ आप देखें। इंटरनेशनल मीडिया जिसको दिखा रही है। अभी तो हालिया अभी आज की ख़बर ये है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू के लिए, वेलफेयर के लिए लोग आ रहे हैं, जो रिलीफ़ के लिए लोग आ रहे हैं, वो जो वहाँ पे एक टेररिस्ट है जिसका नाम नेतन्याहू है और वो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और इसमें सबसे अच्छी जो सिल्वर लाइनिंग है, एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, वो फ्रांस ने ये ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने जा रहा है। अब फ्रांस की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। आप देखें कि EU में जितने भी ममालिक हैं उसमें दो इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं। एक फ्रांस है, जब से ब्रेक्सिट के बाद आप देखें तो उसके बाद EU के दो इम्पॉर्टेंट, एक फ्रांस है, जर्मनी है। और फ्रांस की बड़ी अहमियत है और फ्रांस G7 का भी मेंबर है। और उसके ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट और इज़राइल का जो रिस्पांस आ रहा है उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी इस वक्त USA में हैं और उन्होंने फिर अगेन पाकिस्तान के विक्ट्री की बात की है। उसके साथ साथ आफिया सिद्दीकी की भी बात की है, उस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और हम देखेंगे कि ये जो हिंदुस्तान की शिकस्त हुई है, ख़ास तौर पे ये हिंदुस्तान के एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी की शिकस्त हुई है, इस पे भी हम एक तफसीलन आज जायज़ा लेंगे कि ये जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है इंडिया का जो फेल हो चुका है, ये 1 महीने के बाद इसको ख़त्म भी करने जा रहे हैं। और ये बेसिकली हमेशा हमने देखा है कि जो इंडियन एयर चीफ है उसने भी एडमिट किया है कि जो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो नहीं है जो इंटरनेशनल होनी चाहिए। और उसके साथ ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। इस पे आज हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। डॉक्टर इशफाक तोला साहब फार्मर मिनिस्टर हैं, किसी के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। डॉक्टर इशफाक तोला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच थेबो साहब और दीगर हमारे दोस्त साहबान और आपके नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान शौकत साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हैं, टूरिज़म और कल्चर के एक्सपर्ट हैं। एयर कोमोडोर रज़ा हैदर साहब भी हमें इस्लामाबाद से
हम ज्वाइन करेंगे, एक्सपर्ट हैं एयर टेक्नोलॉजी की। इसके साथ साथ हमें थोड़ी देर में अहमद चुनाय साहब भी ज्वाइन करेंगे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर हैं। फैज़ुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ख़ास तौर पे यूएसए से हम फैज़ साहब से बात करेंगे। हालिया हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के विज़िट की और वो जिस तरह से ये इसराइल इस वक्त ट्रीट कर रहा है और यूएस कहता कुछ है करता कुछ है, उसके बैक पे खड़ा हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर इशफाक तोला साहब, सर आप हालिया जो हमारी ख़ास तौर पे बजट पेश हुई, आप इससे सेटिस्फाई हैं? और एफबीआर का जो इस वक्त का रोल है जिस पे बिजनेसमैन की बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, आप एक एक्सपर्ट होने के नाते व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तैमूर साहब, देखें बजट बहुत ज़्यादा चेजिंग है। बजट को हम आसान कर सकते थे, मगर क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो आपको भी पता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में इतना आसान नहीं होता कि आप अपने बजट को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप हिला जुला सकते थे, जो आपने हिलाई जुलाई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप नहीं हिला जुला सकते। सबसे बड़ी जो बात थी, जो मैं आपको पहले भी कहता रहा आपके प्रोग्राम में या मीडिया में, और मेरी बात अब साबित हो रही है कि जो डॉलर की वैल्यू जिस तरीके से स्टेट बैंक ने 20 अरब डॉलर बाई किए एक सवा साल 1.5 साल में, और जिस तरीके से जो 35 से 45 रुपए का रेट जो उन्होंने ज्यादा दिया, मैं ये समझता हूँ ये हम बचा सकते थे। सिवाय चंद एक्सपोर्टरों के जो कि नाखुश थे, उनको भी हम उनका भी एक हल निकाल के दे चुके थे। मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं थी कि हम इतना महंगा डॉलर खरीदते और अपनी मईशत को एक बहुत ऊंचे लेवल पे रखते, इंटरेस्ट रेट हमारा हाई रहता। आज भी अगर मैं देखूं 7.5% एवरेज इन्फ्लेशन आता है और 11% आपका इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है। तो ये जो 3.5% का जो डिफरेंस या डेल्टा जिसको हम कहते हैं वो है, मेरा ख्याल है ये होना नहीं चाहिए था, और इसमें बजट में काफी हम बेहतरी ला सकते हैं। एफबीआर के टारगेट की जहां तक बात है, ये सब इसी चीज से जुड़ा हुआ होता है कि जी जब आप अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ज्यादा करेंगे, जब डेट सर्विसिंग को ज्यादा करेंगे, जब बाकी दूसरे आप उन चीजों को ज्यादा एक्सपेंस लेवल पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली और कोई चॉइस नहीं है आपका, या तो एफबीआर का टारगेट है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में अब आपने देखा होगा कार्बन लेवी को अब 100 रुपए पर लीटर तक ले जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आज आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे नजदीक हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम आईएमएफ को समझाते कि भाई आप हमेशा डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, राइट। तो डिमांड सप्लाई से हमें काम करने थे। अब दूसरी तरफ आप आ जाए ताजरों के ये एहतजाज के ऊपर। देखिए, एक अरेस्ट का मैकेनिज्म हमारे पास सिस्टम में मौजूद था, आज नया तो नहीं है दूसरी ये बात ये कोई नई चीज नहीं थी, जी। मगर इसको उस तरीके से मेरा ख्याल है रंग दिया गया, और जिस तरीके से अलग से ये पावर लाए गए, और ये इसको जितना ट्रिकल डाउन किया गया असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे, तो मैं ये समझता हूँ ये मेरा ख्याल है ये जरूरत थी नहीं इतनी बड़ी आपको। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरा ख्याल है हुज्जत की गई, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना आप सख्तियां कर लें, ये जितना भी आपको आपका जो टारगेट बढ़े हैं या जो कुछ भी हुआ है, सिर्फ इस वजह से हुआ है कि आपको 32% इन्फ्लेशन मिली है, राइट। और बाकी जितने भी हैं आपने एडवांसेस लिए हुए हैं कंपनियों से। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, क्योंकि एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैंने ये इस रिपोर्ट पे काम किया था, और ये पब्लिक हो गई इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कभी शेयर नहीं करता, बट मीडिया में आ चुकी है। तो 7.5% लोग आपका 95% टैक्स डायरेक्ट टैक्स देते हैं, और आप मुझे बताएं उनसे तो आप निचोड़ निचोड़ के अपना हुकूमत का टारगेट कबूल कर लेते हैं 95%, और वो 95% जो टारगेट होता है उससे कम ही आप हमेशा टारगेट रखते हैं अपना। और बाकी जो 92.5% टैक्स एसएससी हैं या टैक्स पेयर्स हैं, वो सिर्फ 5% दे रहे हैं। तो भाई वहां पर एक मसला है जिसको वो ठीक करना चाह रहे हैं, उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके थे। बिल्कुल सही। एक्सपोर्टर का जब मैंने कहा था अशफाक कि तोला आप कर साहब, ले, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आप देखें, हमने हमारी पॉलिसी, हमारी जो लाइन ऑफ वो सिम ठीक है, आप इससे सेटिस्फाई हैं? क्योंकि हमने बहुत इस पे कोशिश की, जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी, ख़ास तौर पे पीडीएम की गवर्नमेंट थी, आप भी उसका हिस्सा थे।
तो आप एज ए मिनिस्टर भी थे, तो हमने उसमें इंपोर्ट को कर्टेल करने की कोशिश की, जिसको हम $75 बिलियन से लेके हम तकरीबन उसको 43 तक लेकर आ गए। लेकिन जो ये बजट आया है इस पे तो फिर आप इंपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं वही कहने लगा था, मैं थोड़ी जरा जल्दी कर दी कि देखें, हम इस करेंसी को, या जो आज हम दावे कर रहे हैं कि हमने मईशत को स्टेबल कर दिया है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, सब इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी करेंसी स्टेबल है। और जब आपकी करेंसी स्टेबल हुई, हर 10 रुपए में 2% इन्फ्लेशन कम हुआ, तो पिछले साल जो 32% इन्फ्लेशन आपका बढ़ा था, वो सिर्फ इस वजह से बढ़ा था कि आपकी डिवेल्युएशन हुई थी। ठीक है, अब जो आपकी रुक गई तो इन्फ्लेशन रिवर्स हो गया। जब वो इन्फ्लेशन रिवर्स हुआ, अब आप कहते हैं जी करेंसी स्टेबल होगी। अब 4 लोगों ने ना थे वो साहब बैठ के प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस किया है, जिसमें से एक तो साहब है यूके के हैं, जिनको मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मईशत पे कोई उपूर नहीं है। दूसरे एक हैं साहब डॉक्टर मंजूर साहब हैं, डॉक्टर एजाज नबी और मैडम हैं को रुबीना अतर साहबा। हाँ जी। उनका अपना तजर्बा है। मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि अगर आपने इंपोर्ट खोल दी, फिर यही हालत होगी, आपकी करेंसी फिर शॉर्ट हो जाएगी, फिर स्मगलिंग बढ़ेगी, फिर आपके डॉलर रुकेंगे, फिर हवाला हुंडी शुरू हो जाएगी। और ये हो चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 4 दिनों में ये बढ़ गया था रेट, और फिर कंट्रोल किया गया स्मगलिंग पे। आपने मलिक बोस्तान साहब का भी सुना होगा। और आज भी मैं ये कहता हूँ, हमारी कैलकुलेशन, कल हमने जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, 260 रुपए के ऊपर डॉलर नहीं है। स्टेट बैंक से मैं हाथ जोड़ के मैं वो इल्तिजा करता हूँ कि भाई आप ऊपर के रेट पे ना लें। एक्सपोर्टर का अगर कोई मसला है, और अगर 20 रुपए का या 25 रुपए का कोई फर्क है, तो उनको 30% के हिसाब से 6-8 रुपए की कहीं ना कहीं सब्सिडी दे दें, ताकि ये इनकी वजह से, ये जो हमारे जो इलॉन मस्क बनने के चक्करों में एक दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने हमें इस कहर हम पे नाजिल कर रहे हैं, उनसे एक जान छूटे हमारी। और एक ये है कि हमें कम से कम एक रैशनल पॉलिसी मिले। और मुझे कुछ नहीं है, अगर ये आप 30 रुपए रिवर्स कर देंगे थे वो साहब, तो आपकी 6% इन्फ्लेशन कम होगी, और आपकी डेट सर्विसिंग कम होगी, आपका पॉलिसी रेट कम होगा, आपका ग्रोथ इंजन बढ़ेगा। तो ठीक। खुदारा मेरी वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना शायद आपको पड़ेगा, ना हमारे पैनल में बैठे हुए किसी शख्स को पड़ेगा। बट उन गरीब लोगों का सोचें जिनकी 6% का मतलब ये हुआ कि साल के आप कम से कम 3,000 अरब बचा सकते हो। 3,000 अरब बचाने का मतलब है, अगर उसमें से आप 1,000 अरब डाइवर्ट कर दो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, तो इस मुल्क में गुर्बत बहुत नीचे आ जाएगी। तो खुदारा इन होश के नाखून लें और खुदा खौफी करके ना इसको ठीक कर दें। बिल्कुल ठीक। अशफाक साहब, आखिर में शार्ट बताएं, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा? रज़ाक दाऊद के दौर से हम 60 बिलियन की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, फिर पीडीएम के दौर में भी मैं सुन रहा था 50 तक चले जाएंगे, हम नहीं क्रॉस पर कर पा रहे हैं 30 को। वजह क्या है? वजह इसलिए है, देखिए इस मतलब तो हो गया, बट वजह ये है कि आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। और आप ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट की आइटम्स में, टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग में आप इसी में लगे हुए हैं। देखिए, अब आपने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, तो फ्रीलांसर ने क्या किया, अपनी एमरेट्स आईडी दे के सारे पैसे दुबई में रखने शुरू कर दिए, और डिजिटल बैंकों में अपने अकाउंट खोल लिए हैं, पेओनी टाइप के या बिटकॉइन में, और उसमें ये रख देते हैं पैसे दुबई में, और वहीं से वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इन पे सख्ती भी आपको करनी पड़ेगी। टेक कंपनी जितनी भी है, आईटी कंपनी है, ये अपना पैसा बाहर रखती हैं, डिफरेंट लेयर्स की कंपनी बनाई है, इन सबको आप पकड़े। देखिए, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट इंडिया की भी बहुत धीरे धीरे बढ़ी है, बांग्लादेश की भी बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। असल में तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उस वक्त बढ़ेगी जब आप टेक और सर्विसेज रिलेटेड आप काम करेंगे या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो वो SIFC से आपको ग्रीन पाकिस्तान से मिलेगी, आपकी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी सेल से मिलेगी, टूरिज्म से मिल सकती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रीलांसिंग से मिल सकती है। तो ये सारी चीजें, इन पे आप तवज्जो नहीं दे बिल्कुल रहे, और आपने आप बोल देंगे तो आप और मसले करेंगे। सही फरमाया डॉक्टर अशफाक तौला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अशफाक तौला साहब ने भी बताया कि हमें एवेन्यू फ्रंट सर्च करने होंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होगा कि हम सिर्फ टेक्सटाइल के ही डिपेंडेंट करें जिसके साथ हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हमें एवेन्यूज सर्च करने होंगे। ख़ास तौर पे हमें उसमें टूरिज़म की इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ हमारा
इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट जो लोग हैं हमें उनको हमें इंगेज करना होगा। इमरान शौकत साहब हैं जो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हैं, प्लस कल्चर एंड टूरिज़्म के भी एक्सपर्ट हैं। इमरान शौकत साहब, आप क्या कहेंगे, हम किस तरह से पाकिस्तान की इकानमी को, जिस तरह से अशफाक तौला साहब भी बता रहे थे कि हम डिफरेंट एवेन्यूज़ की तरफ हमें जाना पड़ेगा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? अस्सलाम वालेकुम जी थैबर साहब और दीगर गेस्ट। ये अशफाक तौला की मैं बात सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ऐसी बातें की जिनसे मैं तो बहुत इत्तेफाक करता हूँ और इस पे मैंने काफ़ी लिखा भी है और मैं इस पे बातें भी की हैं। अच्छा, उन्होंने बात की एवेन्यूज़ की जो आपने भी की। अब एवेन्यू मीन्स व्हाट? इट मीन्स सेक्टर। हम किन सेक्टर्स को लेके आगे चल सकते हैं जिनसे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है और पाकिस्तान की ओवरऑल फॉरेन करेंसी जो है वो बढ़ सकती है। राइट। ठीक है जी। अच्छा, वो दैट डिपेंड्स ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा क्या है? ठीक है, इस पे मेरी और पहले भी आपसे बात हो चुकी है। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास इस वक्त 120 मिलियन बिलो 20 बच्चे हैं। इस वक्त हमारे पास 160 मिलियन बिलो 30 कौम है और अगर हम इनको मुल्क बना दें तो ये 200 मुल्कों में से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होगा। ठीक है जी। तो अब अगर मैं सेक्टर्स भी कोई लेता हूँ, हर सेक्टर के लिए आपको लेबर फोर्स चाहिए होती है। लेबर फोर्स हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है। तो अब लेट्स फोकस ऑन सेक्टर्स जहां पे ये यूथ हम इनको एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो तो है आपका एग्रो प्रोसेसिंग। पाकिस्तान कौम भूखी मरने लगी हुई है और हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इस वक्त जो हैं सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल्स में वो इस वक्त 40% है। ठीक है जी। और हमारा 90% किसान जो है जिसमें यूथ और बच्चियां हैं वो तकरीबन 2 से 4 एकड़ के मालिक हैं राइट। और उनका साथ ज़्यादा जो उगाते हैं वो ज़ाया जाता है। तो इफ़ वी कैन ब्रिंग इन लो लेवल ग्रास रूट लेवल फूड प्रोसेसिंग, जो मैंने बांग्लादेश में हमने की थी, जो हमने अफ्रीका में की, जो थाईलैंड मलेशिया ने की, उससे पाकिस्तान में मेरे अंदाजे में तकरीबन आपके $30 बिलियन मजीद ऐड होते हैं आपकी इकोनॉमी में सीधे बिल्कुल ठीक है। सीधे। इमरान शौकत साहब, आप इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं वापस आपके पास ही आ रहा हूँ एक ब्रेक लेके। हमें यूएसए से फैज़ुर साहब हमारे प्यारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अहमद चुनैद साहब बिज़नेस लीडर हैं, पाकिस्तान के जानी पहचानी शख्सियत है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ख़ास तौर पे हम इस पे बात करते हैं कि हमारी जो मुल्क है वो 60% वाबस्तगी एग्रीकल्चर से है। हमने एग्रीकल्चर्स के जिस तरह से इमरान शौकत साहब भी बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इरा में आना पड़ेगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हिंदुस्तान को जिस तरह से रुसवाई और शिकस्त का सामना हुआ है दुनिया में, जो ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी और उसके आइडियोलॉजी और उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इंटरनल एक्सटर्नल उसकी जो दुनिया में बेइज्जती हुई है, उसको वो आज तक वो हसम करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने इससे देखा कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई उसमें ख़ास तौर पे जो MiG-21 एयरक्राफ्ट थे हिंदुस्तान के, वो बिल्कुल आउटसाइड और उसके जो जंगी उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे 5th जनरेशन वारफेयर का उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। एयर कमोडोर रज़ा हैदर साहब हमारे साथ हैं। रज़ा साहब, ये तो थोड़ा समझाइए हमारे नाजरीन को, ये जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है जिसको अभी एब्सोल्यूट भी करने जा रहा है हिंदुस्तान, ये क्या है और हिंदुस्तान की जो एयर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, जो हमेशा उनके इंडियन एयर चीफ भी कहता रहता है कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत कम है, व्हाट इज़ योर टेक सर? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो आपका प्रोग्राम में दावत देने का। शुक्रिया सर। और आप इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को साथ लेके चलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू सर। तो आपके सवाल को मैं 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा। प्लीज़। पहले जो है MiG-21 और दूसरा इंडियन एयरफोर्स चीफ जो उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। MiG-21 एक बहुत एडवांस फाइटर था अपने ज़माने का, 1960s का।
इट्स अ रशियन मेड और रशिया ने इसको बहुत मुल्कों में सेल किया। 1960s का। इंडिया ने भी इसको 1963 में ख़रीदा और 800 प्लस इसके पास जहाज़ थे। राइट। उसके बाद ये है कि इंडिया ने क्रैश रेट इसका इतना हाई हो गया कि इसको मजबूरन इसको फ्लाइंग कॉफिन का नाम देना पड़ा। तो आप सोचें कि 800 प्लस एयरक्राफ्ट में से 400 क्रैश हुए। दैट्स व्हाई इट इज़ नेम एज फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर भी कहते हैं इसको, जिसमें 170 पायलट्स की डेथ भी हुई। राइट। और मेरे हिसाब से इस जहाज़ को बहुत पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक एवरेज जहाज़ की जो लाइफ होती है वो अराउंड 30 to 40 ईयर्स होती है, जबकि इसको 60 ईयर्स हो गए। और उसकी वजह यह है कि इंडियन एक तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दिखाने के लिए इस जहाज़ को अलाइव करा था, लेकिन मई के मार्के हक में जो उसको 6-0 की डिफीट हुई, तो उसको समझ आ गया कि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी की कोई फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए इक्विपमेंट की। तो अब वो इसको रिटायर करने का अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे आप डॉक्टर साहब एक चीज़ जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा वो ये कि 42 स्क्वाड्रन्स इंडियन की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें ऑलरेडी इसके अभी 31 है, ऑलरेडी कम है। ये 2 स्क्वाड्रन अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, जिससे 29 हो जाएगी, ऑल श्रिंक हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स। ये वो चीज़ है जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स चीफ बार बार क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो थॉरो प्रोफेशनल हैं। वो बार बार ये बात आके मीडिया में कह रहे हैं कि मेरी इंडियन एयरफोर्स अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ वो कम्पीट करे पाकिस्तान एयरफोर्स का। टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये एग्जैक्टली उनके अल्फाज हैं। और डिले क्यों हुआ मिग 21 की रिटायरमेंट? क्योंकि इसको जिसने रिप्लेस करना था जिस जहाज़ ने, वो है तीजा एयरक्राफ्ट, LCA तीजा कहते हैं उसको। LCA तीजा वो जहाज़ है जो इन्होंने 1984 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था टू रिप्लेस ये मिग 21 और महराज 2000। लेकिन आज तक 40 ईयर्स हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, आज तक सिर्फ 40 जहाज़ बन सके, जिसको इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा था 40 एयरक्राफ्ट इन 40 ईयर्स। तो अब इनका प्लान क्या है कि इस तीजा प्रोग्राम को एक्सपीडाइट करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे मिग 21 को विद LCA तीजा मार्क 1A। ऑलरेडी इंडिया ने 83 इनको ऑर्डर भी किए। तो जिस तरह आप भी कहते हैं हमेशा कि हमें अपने घोड़े तैयार रखने और दुश्मन की प्रेपरेशंस पे निगाह रखनी है, हमारा मज़हब भी यही कहता है। तो दुनिया ये एनिमी अपनी प्रिपरेशन कर रही है जिस पे हमने निगाह रखी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स एक कटिंग एज फोर्स है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते तो अब दुनिया भी मान गई है, पहले 6-0 नहीं मान रहे थे, और अभी एक लास्ट मंथ अवार्ड भी मिला है पाकिस्तान एयरफोर्स को, जिसमें JF-17 थंडर को और स्पिरिट ऑफ द मीट का अवार्ड मिला है, C-130 को एलिगेंस का अवार्ड मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी तैयारी की हुई है। इंडियन एयरफोर्स मैं समझता हूँ कि अपनी तैयारी करी, लेकिन अभी इससे बहुत पीछे है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और हमें पाकिस्तानी अफवाज ख़ास तौर पे हमें एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। फैज़ुर रहमान साहब, आपके पास आऊँगा। आप US में बैठे हुए हैं, हमारे इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए हैं न्यूयॉर्क में। कल उन्होंने इसी जंग के बारे में भी काफ़ी बात की और अपनी सक्सेस के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को ये वो हज़म बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश भी करेंगे। वहाँ पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात भी हुई। हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बहुत कुछ जानते हैं, ये एक केस स्टडी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। आप क्या समझते हैं, और क्या अभी तक उस पे कोई बात करना, कोई लॉजिकल आर्गूमेंट्स डेवलप करना, कोई कैपेसिटी है कोई उस पे बात करने की? जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया थिब्बत साहब। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी ऑन योर वंडरफुल एंड पॉपुलर शो। तो देखिए, जी हाँ, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और कई जहतों से, कई एस्पेक्ट से उनका जो ये दौरा है बहुत अहम है, और स्पेशली जबकि पाकिस्तान आपको मालूम है कि इस महीने जो अपना जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर है कि इनका दौरा बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। फिर जो एक तो हाई प्रोफाइल कुछ मीटिंग्स जो हुई हैं यहाँ पर उनकी, खुसूसन मार्को रूबियो से, वो भी आपने देखा कि प्रेस में भी और खुद अमेरिका में भी उसकी अच्छी खासी पजीराई हुई है, शोर हुआ है। जहाँ तक आफिया सिद्दीकी साहबा
का आपने ज़िक्र किया डॉक्टर साहब, देखिए उसका मैं समझता हूँ कि अपने वज़ीर ख़ारिजा साहब ने जो एक सवाल के जवाब में वो बात की, और वो जब इमरान खान का ज़िक्र हुआ तो उन्होंने आफ़िया सिद्दीकी का ज़िक्र किया और बताया कि यहाँ पर किस तरह से वो एक प्रोसेस के तौर पर। मेरी अपनी दानिश में, अपने एक हम्बल ओपिनियन में ये एक गैर ज़रूरी कंपैरिज़न था। अ, उनको वहीं हुँ, उसी हद तक वो बात रखना चाहिए थी, और वो एक बिल्कुल एक क्योंकि खुद आफ़िया सिद्दीकी ज़ाहिर है एक अमरीकी शहरी होते हुए पाकिस्तानी शहरी भी हैं, डुअल नेशनल हैं, तो वो मवाज़ना कुछ मुनासिब नहीं था, और ज़ाहिर है कि फिर बैक होम आपने देखा पाकिस्तान में उसकी कुछ रिपरकशंस हुई हैं, कुछ थोड़ा-सा बैकलैश हुआ जिसके बाद उनको उसकी वज़ाहत करना पड़ी। तो लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है और जो इस वक़्त यहाँ जो लीगल पोज़ीशन है, मुझे नहीं लगता कि आफ़िया सिद्दीकी को कोई ऐसा रिलीफ़ मिलने जा रहा है, और ऐसी कोई किसी भी लेवल पर कोई ऐसी बात है। पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि बहुत ही पॉलिटिसाइज़्ड एक मसला है, लेकिन अमेरिकन्स को इस वक़्त और बहुत से पाकिस्तान के साथ ऐसे मामलात हैं, हाई प्रोफ़ाइल भी और कुछ जो लो की इश्यूज़ हैं जिन पर वो तवज्जो रखना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि खुद आफ़िया सिद्दीकी के साथ-साथ हम लोग जब भी बात करते हैं तो यहाँ अक्सर यूएस कांग्रेस में ख़ुसूसन शकील आफ़रीदी का भी ज़िक्र आता है। मैं यही सवाल तो करने वाला था कुछ कि एक्सचेंज जी, का जी। कोई अपॉर्च्युनिटी है क्या यहाँ पे? देखिए, एक ये कांग्रेस की हद तक तो कुछ मेंबर्स हैं जो ज़रूर इस बात को उठाते हैं। ख़ुसूसन कैलिफ़ोर्निया के एक मेंबर हैं ब्रैड शर्मन साहब, जो इमरान खान साहब के लिए भी बहुत आवाज़ उठाते रहे हैं और अभी भी काफ़ी आगे-आगे हैं। तो उन्होंने बारहा इसको मसले को उठाया है कि शकील अफरीदी को भी पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। लेकिन दोनों इश्यूज़ खुद यहाँ पर आफ़िया सिद्दीकी का और वहाँ पर शकील अफरीदी का मामला इतना पेचीदा और इतना गंभीर है कि उसमें कोई मुझे पेशरफ्त ना यहाँ नज़र आ रही है, ना वहाँ राइट, नज़र आ रही है, और ना फिर बिल्कुल, बिल्कुल आप ना ये कि प्रायोरिटीज़ तरजीहात में भी शामिल नहीं है उसमें। वजह फरमा रहे हैं फैज़ुर रहमान साहब। एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ये जो दोनों केसेस हैं, जिस तरह से फैज़ साहब ने भी कहा कि जो हमारी आफ़िया सिद्दीकी साहिबा हैं, आफ़िया सिद्दीकी साहिबा ने भी उनके प्रॉपर एविडेंस हैं, फिर उसके बाद उन्होंने ड्यूल एक एजेंट का किरदार के लिए भी ऑफ़र की थी कि वो तालिबान के साथ भी काम करेंगी, वो सीआईए के साथ भी काम करेंगी, और उसके बाद जब वो अफ़गानिस्तान गई, फिर अफ़गानिस्तान में जब वो उन्होंने कंप्लायंस नहीं की, फिर उन्होंने किसी सीआईए के अफ़सर के ऊपर फायरिंग की। तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से इशू हैं, इतना सिंपल नहीं है जितना हम पाकिस्तान में बैठ के इस पे सोच रहे होते हैं। और इसी ये सेम पैटर्न पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी शकील अफरीदी के ऊपर इतने ही सख्त रिजर्वेशन रखते हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद चुनैद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हालिया ख़ास तौर पे बजट के बाद जो बिजनेसमैन को रिजर्वेशंस हैं एफबीआर का जो चेयरमैन है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एफिशिएंट आदमी है, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो मामला तय पा गए हैं या अभी तक वो स्ट्राइक वाली जो बात चल रही थी वो अभी तक पॉइंट रिजॉल्व नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने अपनी गुज़ारिशात मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर, हाईएस्ट फ़ोरम पे जो है वो दे दी है, उनसे बात भी हुई है। उन्होंने हमारी बातों को गौर से सुना भी है, और एफबीआर को और दूसरे आला हुकाम को उन्होंने हिदायत जारी की है कि इनके इस मसले को जो है वो बातचीत के ज़रिए रिज़ॉल्व किया जाए और एक एमिकेबल सॉल्यूशन लाया जाए। मैं समझता हूँ कि पिछले हफ़्ते हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, और अब भी पीर मंगल को इंशाल्लाह ये मीटिंग्स हमारी जारी हैं, और इसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा एमिकेबल सॉल्यूशन निकल आएगा जिसमें गवर्नमेंट को उसका ड्यू टैक्सेस भी मिलेगा, और जो हमारा एक बेसिक डिमांड है कि जो ताजिर बरादरी है उसकी हैरेसमेंट को ख़त्म किया जाए, तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि उसको अचीव कर लेंगे। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अबव द बोर्ड लेकर आई गई हैं, जिसमें ताजिरों को गैर ज़रूरी हरास करने की बात की गई है। उनसे जो है वो जो जो नॉन टैक्स पेयी हैं, उनको जो है वो छेड़ा नहीं जा रहा है, जो टैक्स पेयी हैं, उनको ऑलरेडी और प्रेशराइज़ किया जा रहा है।
तो हमने सिर्फ इस चीज़ के लिए बात की थी कि हम अपना ड्यू टैक्स बिल्कुल देना चाहते हैं, लेकिन ये हैरेसमेंट के साथ नहीं कि जब मर्ज़ी आए शक की बुनियाद पर जो है वो उठा लिया और हमारी सारी इज़्ज़त को जो है वो खाक में मिला दिया। तो आप समझते हैं कि ये पॉइंट्स जो है ये आपके वज़ीर आज़म साहब के साथ भी अब आपके ताल्लुकात हैं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी देखें वो भी बैंकर हैं, वो भी सारे आपके कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, तो ये पॉइंट्स बैठ के हल हो जाएंगी? जी, मुझे इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि जिस तरीके से बातचीत चली है और हाईएस्ट अथॉरिटी तक बातचीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो उसको बहैसियत एक बिजनेसमैन उस बात को अच्छी तरह समझते हैं और सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन की होती है कि किस तरह कौन सी चीज़ प्रेजेंट की जाती है। हमने हमेशा इस बात पे कहा है कि गवर्नमेंट को जो है वो अपना ड्यू टैक्स हर सूरत में मिल रहा है, लेकिन वो लोग जो टैक्स की मैनिपुलेशन करते हैं, जो टैक्स नहीं देते, जो अपने आप को बिल्कुल रजिस्टर नहीं कराते, हमारा इंसिस्टेंस यही है कि इस वक़्त ज़रूरत इस बात की है कि नए टैक्स पेयर्स को तलाश किया जाए, जो ऑलरेडी हैं उनके बर्डन को ख़त्म किया जाए। अगर किसी कारोबार में 60% से ज़ायद अगर हम टैक्स दे दें, तो फिर जो ग्रो करने की पॉलिसी है, जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है, जो एक जायंट एम्पायर होने की पॉलिसी है, वो मेरा ख़्याल है ख़त्म हो जाएगी। हम बड़े बिज़नेसमैन नहीं पैदा कर सकेंगे, हम हमेशा इसी चक्कर में रहेंगे कि हम जो इनकम करें 60% जो है वो गवर्नमेंट को दे दें। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में जो है वो सारा एक रियलाइज़ेशन आना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी के तहत आना चाहिए और कारोबारी इदारों को उसका एक ड्यू रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें तो ये चाहिए कि 60% शरह को कम बिल्कुल करके आप 30-40% लाया जाए। आप सही फरमा रहे हैं। इमरान शौकत साहब, आखिर में मेरे पास असल में टाइम कम है, तो बाकी मैं जो हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हज़रात हैं उनसे माज़रत के साथ भी आखिर में मैं आपके पास आऊँगा। आपने काफ़ी इस पे यूएस पे में काम भी किया, ख़ास तौर पे आपने जो यूएस डेलीगेशंस थे आफ्टर वार उस पे भी काम किया। आप डेलीगेशन को पाकिस्तान में इनवाइट भी कर रहे हैं। व्हाट इज़ सिल्वर लाइनिंग, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो हमारी एक रिप्यूटेशन और पाकिस्तान की जो एक साख दुनिया में हुई है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? थैंक यू जी ज़ैबर साहब फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी इस पे बात करने की। जब वॉर शुरू हुई तो एक्चुअली आई वाज ऑन द वे टू द यूएस। आई वाज जस्ट लैंडिंग, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिस पे कि मोदी साहब क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं, भड़के बहुत मार रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए, ही हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड। एनीवेज ही रिस्पॉन्डेड द डे आफ्टर आई लैंडेड। और उधर ऑलरेडी आई वाज, क्योंकि आपको पता है इन अनदर लाइफ मैं यूएस एड का डिप्लोमेट भी होता था, जी, तो मैंने ऑलरेडी एक डेलीगेशन से मिल रहा था जिसमें 4-5 मेरे पुराने दोस्त जो एम्बेसडर्स थे यूएस एड के, फिर उसमें माइकल कुगलमैन हु इज़ अ डियर फ्रेंड, वो, और उसके अलावा 2-4 और ऐसे थिंक टैंक के लोग जिनको मैं एम्बेसडर रिजवान से मिलवाने लगा था कि लेट्स पाकिस्तान के पास, आपने एक सवाल पूछा, एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे दोस्त जो फैज़ रहमान साहब बैठे हुए हैं अमेरिका में, इनको भी अंदाज़ा होगा कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी आई है बिल्कुल। जहाँ पे अपना नैरेटिव नहीं बेच सका और पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है कि अपनी रेपुटेशन और रिलेशनशिप अमेरिका में बढ़ा रहा है, क्योंकि मेरे अंदाजे में आपके पास 2-3 साल हैं, ये मोदी का इंडिया है जिससे लोग रिएक्ट करते हैं और भागते हैं, क्योंकि इंडिया में डिप्लोमेटिक एरोगेंस और अदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गई है जो किसी को पसंद नहीं है। हमारे पास 2-3 साल हैं, अगर कांग्रेस वापस आ गई, वी विल स्टिल स्टार्ट लूजिंग ग्राउंड अगेन। इस वजह से नहीं कि हम कोई कमजोरी करेंगे, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, नेचुरली लोगों की ग्रेविटेशन उस तरफ दोबारा से हो जाएगी। और इस वक्त आखिरी चीज़ मैं कहूँ कि मैं इन्हीं दोस्तों को, मैंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान इन साउथ एशिया इन द न्यू सिनेरियो एंड टुवर्ड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, जिनमें जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए हैं, दे आर ऑल पार्टनर्स इन दैट। तो ग्रेट। इंशाल्लाह। और आखिरी चीज़ जो है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिली है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स इवॉल्व हो रही हैं जो आज तक कभी पहले नहीं हो बेहतरीन, सकी। ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शौकत साहब, ख़ास तौर पे फैज़ुर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एयर कमांडो रज़ा हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इसके साथ साथ अहमद चुनाय साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर अशफाक तोला साहब,
का शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान इस वक्त रीजन में आप देखें, पाकिस्तान के सबके साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वो चाहे आपका अफ़गानिस्तान के साथ जो पहले हिंदुस्तान के साथ उनकी एक जो लेडी थी वो ताल्लुकात ख़राब करने में हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इस वक्त हमारे जिस तरह से इमरान शौकत साहब ने भी कहा कि बांग्लादेश के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, और इसी के साथ हम अपनी बिजनेसेस को, हम एक्सपोर्ट को, हम अपनी टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान को ख़ास तौर पे बांग्लादेश को शिफ्ट करेंगे। और पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को सोचना चाहिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।